बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बेसिक्स सीखेंगे अबाउट द कंप्यूटर और अदर देन द एप्लीकेशन एज वेल। नाउ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के हवाले से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डोमेन में किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, हम उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन और इसके बारे में मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इस बात को स्टार्ट करते हैं अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम जिसमें डाटा को हम अपना स्टोर कर सकते हैं। अब सवाल डाटा क्या है, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डाटा क्या चीज़ है। हम चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी डाटा हम देते हैं उसको हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब यह है कि हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई फाइल सेव करवाई है अपने हार्ड डिस्क में, अपने मोबाइल के अंदर, मैंने अपने कंप्यूटर में, मैंने कहीं भी अपने डाटा को स्टोर किया हुआ है, तो जब चाहूँ मैं उसमें डाटा का, मुझे सॉन्ग सुनना है तो मैं सॉन्ग को निकाल भी सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ और उसके बाद मैं सुन भी सकता हूँ। मैं तो कोई भी चीज़ है मैं इसको इजीली उस टास्क को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ मैं, और इसके अलावा मैं उस डाटा को जो मैंने स्टोर किया है कंप्यूटर में, मैं उसको प्रोसेस भी कर सकता हूँ। प्रोसेस का मतलब ही थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने कहा कि मैंने सॉन्ग को चला लिया, जो चलाया तो प्रोसेस में आ गया वो सॉरी। अब इससे बेसिकली अगर मैं देखूं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त हो जाता है हमारे लिए कि हम, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा कंप्यूटर है हमारे पास, ऐसा मोबाइल है हमारे पास, तो उस हवाले से मैं उसमें अपनी चीज़ों को मैं सेव भी कर सकता हूँ यानी स्टोर कर सकता हूँ, और उसको जब चाहूँ मैं निकाल भी सकता हूँ यानी रिट्रीव कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं उसको अगर चला के देखना चाहूँ, उसको प्रोसेस करना चाहूँ तो प्रोसेस भी कर सकता हूँ। प्रोसेसिंग में कहीं मायनों में लिया जा सकता है। एक मायने जो मैंने आपको बताया है कि आपको चलाना या फिर उसको कहीं इस्तेमाल करना, प्रोसेस ऑफ डाटा कहलाया जाता है। और इसके अलावा इट कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शंस। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा ही होता है कि यानी जो भी कुछ चीज़ है, हम जो भी कुछ काम करते हैं उसके पीछे हर चीज़ प्रोग्राम्ड हुई भी होती है। और जो चीज़ प्रोग्राम्ड हुई भी होती है तो प्रोग्रामिंग में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्रामर देता है। यानी जो भी हम काम करते हैं उस वो तमाम चीज़ें प्रोग्राम्ड होती हैं, और उसके बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम उन्हीं इंस्ट्रक्शन से, मिसाल के तौर पर डाटा को हमने सेव करवाया, हमने रिट्रीव किया, हमने प्रोसेस किया, जो भी कुछ काम किया, हर एक प्रोसेस के पीछे हर चीज़ की प्रोग्रामिंग चल रही होती है। और वो प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप, अगर सेव करवाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सेव होगा। अगर आप रिट्रीव करवाते हैं यानी उस डाटा को निकालते हैं अपने लिए किसी मकसद के तौर पे, तो उस सूरत में हम लोग बेसिकली उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है वो इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे वो चीज़ आगे आपको आपको लेके चलती है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर को हम देखा जाए तो ये कंपोज्ड होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर बताता चलूँ कि कंप्यूटर में हर वो चीज़ जिनको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल होती है, आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर में हर वो चीज़ जिनको हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाया जाता है। और जो चीज़ स्क्रीन के अंदर होती है, मोबाइल का स्क्रीन हो या लैपटॉप का या कंप्यूटर का, जो चीज़ स्क्रीन के अंदर होती है आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, हर वो चीज़ जो कि स्क्रीन के अंदर होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो कि प्रोग्राम होते हैं आपकी, जो कि आपके, मिसाल के तौर पे आप कोई भी गेम खेलते हैं जो कि स्क्रीन के अंदर है, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए उसके नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ साइजेस होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं कि जिस कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क करता है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई। अब इसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिटेल की है। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, कंप्यूटर में हर वो चीज जिनको हम टच कर सकते हैं आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी हर वो कंपोनेंट, मिसाल के एग्जांपल आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपकी एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई, आपका माउस हो गया, आपका कीपैड हो गया, आप ये तमाम चीजों को आप टच कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप
टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि जो चीज स्क्रीन के अंदर है यानी प्रोग्राम, और प्रोग्राम सारी इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे चलती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे। हर वो चीज जो कि स्क्रीन के अंदर है, जिनको आप टच नहीं कर सकते। इवन इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आप देख रहे हैं, आप एक स्लाइड देख रहे हैं, जिनको आप टच करना चाहें तो आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। यानी कुछ स्टूडेंट फिर ये भी सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं कि क्या टच स्क्रीन मोबाइल पे तो हम टच करते हैं, लेकिन आप गौर करें, टच स्क्रीन मोबाइल पे आप स्क्रीन को टच करते हैं, आप अंदर के ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते। तो बेसिकली आप सिर्फ स्क्रीन को टच करते हैं, वो टचेबल स्क्रीन है, तो दैट इज वाई उस पर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, तो वो टच फील करता है और आपका टास्क परफॉर्म करता है। तो हम ये समझते हैं कि हमने स्क्रीन पे टच किया, इसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट पे टच किया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन के अंदर है, वो तमाम के तमाम जो स्क्रीन के अंदर है, वो सारी की सारी चीजें आप उनको टच नहीं कर सकते। लेकिन आप मोबाइल को टच कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, आप लैपटॉप को टच कर सकते हो, लैपटॉप की डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हैं। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हैं तो ऑल आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिनको टच कर सकते हैं। लेकिन जिनको आप टच नहीं कर सकते, ऑल आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर मैं कंप्यूटर के टाइप्स के हवाले से बात करूँ तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नंबर वन इज पर्सनल कंप्यूटर। अनदर पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली क्या है आपका? पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली वो कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं जो कि आपके, जिस तरह आपके सामने सिंपल एक सिंगल कंप्यूटर रखा हुआ है, जिसमें एक वक्त पे एक पर्सन बैठ के काम कर सकता है। यानी इवन मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिस लैपटॉप पे, तो उस पे मैं एक सिंगल यूजर हूँ और मैं सिंगल यूजर इस लैपटॉप पे बैठ के मैं काम करता हूँ। मुझसे यानी अगर मोर देन 3 और 4 पर्सन एट अ टाइम इस लैपटॉप पे बैठ के काम करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली पर्सनल और माइक्रो कंप्यूटर कहलाया जाता है। माइक्रो मीन सिंगल। तो पर्सनल कंप्यूटर में पीसी भी इसको हम नॉर्मली कहते हैं हम लोग। और इस पीसी में अगर देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट, आप इवन आप जिस लैपटॉप से आप या कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से आप जो देख रहे हैं, तो एक वक्त में एक ही पर्सन उस चीज पे काम कर सकता है, करता है बेसिकली। तो ऐसे तमाम कंप्यूटर्स आपके पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखा जाए तो ये नॉर्मली चीप होते हैं, इजी टू यूज होते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि सिंगल होते हैं ये नॉर्मली। और इसके अलावा ये कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इस चीज को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ। अगर मैं मिनी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहूँ इस यानी माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर को, तो कर सकता हूँ। ये मिनी कंप्यूटर क्या है, अगर मैं मेन फ्रेम के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं किसी भी कंप्यूटर को इसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहूँ किसी भी मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब ये मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है, इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कंप्यूटर, लेकिन ये अब नॉर्मली कम ही यूज होते हैं। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसको मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। मल्टी का मतलब ये है कि मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, 2 3 4 5 एंड मोर देन वन। और ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं और क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस करते हैं एट अ टाइम। और ये कैपेबल होते हैं कि बेसिकली जिस तरह पर्सनल कंप्यूटर में एक वक्त में एक ही पर्सन बैठ के काम करते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। मिनी कंप्यूटर में मोर देन वन और एटलीस्ट तकरीबन 250 यूजर जो हैं साइमल्टेनियसली इस पे काम कर सकते हैं। होता है एक ही केबल टाइप का, कबर टाइप के आपका एक कंप्यूटर होता है, जिसके आगे डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। जिस तरह मैंने माइक्रो कंप्यूटर्स की मैंने मिसाल दी थी जिस तरह मैंने माइक्रो कंप्यूटर्स की मैंने मिसाल दी थी आपको कि या पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो
कवर्ड टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और उसके साथ वो वायर्ड और वायरलेस तरीके से पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और इस तरह एट अ टाइम 250 पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं मिनी कंप्यूटर के साथ। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मोर देन 250 यूजर्स से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स तक कनेक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो सारी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर होती है। इवन आपका फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका आपका लिंक्डइन हो गया, ये तमाम के तमाम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होते हैं। वो भी कवर्ड की तरह के होते हैं, उसमें कहीं टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क लगी हुई होती है और वो एक केबल में कहीं टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क लगती है और फिर उसके बाद वो कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम के साथ। ये ना आपका जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज है वो तमाम के तमाम आपका पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे, इसको अगर मैं इसको सपोज करता हूँ मैं, तो वो वायर्ड या वायरलेस तरीके से आपके किसी भी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं आपके, और वेबसाइट को कनेक्ट करने के बाद वहां से अपनी वेबसाइट आप वहां तक उसको एक्सेस करते हैं। जो एक्सेस करते हैं तो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को साइमल्टेनियस। जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को वो बेसिकली कनेक्ट करता है अपने साथ। वहां पर अगर देखा जाए कोई कंप्यूटर नहीं होता, वहां पर बेसिकली कवर्ड की तरह के आपके केबल्स लगे हुए होते हैं और उसमें टेराबाइट्स हार्ड डिस्क लगी हुई होती है जो कि कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग कर रही होती है। वहां पर इंटरनेट के भी अलग केबल्स होते हैं और वो तमाम चीजें कनेक्ट होकर आपके साथ कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सर्वर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें एग्जीक्यूशन कहीं प्रोग्राम एट अ टाइम होते हैं, लेकिन ये बेसिकली काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अब लास्ट में इसमें जो इसका टाइप, चौथी टाइप और आखिरी टाइप है इसमें सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर बेसिकली बहुत फास्टेस्ट होते हैं, बहुत तेज चलते हैं, मिनी कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होते हैं। यानी ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं आप समझने के ये आपके जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ये सैटेलाइट्स जो भी अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। यहाँ आपके जमीन से इसको कंट्रोल किया जाता है और जिस कंप्यूटर से इसको कंट्रोल किया जाता है वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसके अलावा ये स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने एप्लीकेशंस में। और इसके अलावा इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इसकी होती है वो थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो चंद सेकंड में करके आपको ये देता है। तो जिसकी बिना पर ये हम नॉर्मली इसको हम जितने भी हम सैटेलाइट सेंड भेजते हैं हम लोग, और इसके अलावा जितने भी आपके जाते हैं यहाँ से नासा भेजती है अपने रॉकेट्स को, तो तमाम के तमाम आपके उसकी तमाम के तमाम कैलकुलेशंस, उसकी तमाम मैनूवरिंग और इसकी कंट्रोलिंग वो सारी की सारी आपकी सुपर कंप्यूटर्स करता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ मैं कंप्यूटर्स के स्टेप्स की, कंप्यूटर के स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, तो ये बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना कि कंप्यूटर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस को के थ्रू वो स्टोर भी करता है उसकी मेमोरी में। और इसके अलावा अगर हम इसमें देखा जाए इसके 4 फंक्शंस हैं, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो डाटा, आप कोई भी इनपुट करते हैं डाटा, जो आगे चल के डिटेल में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको मैं। ये पहले वो इनपुट को लेता है और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे वो डाटा को स्टोर करवाता है। फर्स्ट स्टेप पे वो डाटा को लेता है और देन सेकंड स्टेप पे वो डाटा को स्टोर करवाता है उस इंस्ट्रक्शन को इसकी मेमोरी में। अब हम मेमोरी कुछ भी हो सकती है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी मिसाल के तौर पे आपकी रैम हो सकती है, आपकी आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है या आपकी यूएसबी हो सकती है। वहां पर आपके डाटा को स्टोर करवाती है जैसे उसकी रिक्वायर्ड होती है। सॉरी। थर्ड स्टेप होता है आपका प्रोसेस। जो चीज आपके डाटा स्टोर होता है तो साथ में उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट करता है इसको मीनिंगफुल बनाने में। अब ये किस तरीके से होता है, अभी 1 से 2 स्लाइड्स के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेप पे यही है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है।
डाटा और इंफॉर्मेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, मैं आपको अभी कुछ देर में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बेसिकली अगर देखा जाए स्टेप थ्री में आपका डाटा प्रोसेस होता है। पहले आपका डाटा लेता है, उसके बाद इसको स्टोर करता है, और उसके बाद थर्ड स्टेप पे वो उसी स्टोर डाटा को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन में। और जो इंफॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करता है वो चीज आपके सामने आउटपुट की सूरत में आती है, जिस तरह स्क्रीन पे हो गई, आपके हैंड फ्री में आपके 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 एयरपीस के थ्रू हो गई, आपके प्रिंटर के थ्रू हो गई। ये तमाम चीजें जो आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी, जो आगे चल के डिस्कस करूंगा, उन तमाम चीजों की सूरत में जनरेट करता है आउटपुट की सूरत में यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन। देखिए, जो चीज इनपुट होती है वो डाटा होती है, जो प्रॉपर प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिल रही होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो 4 स्टेप है वो इनपुट लेता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है उसकी मेमोरी में, एंड देन थर्ड इज उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। और फिर उसके बाद चौथा स्टेप में वो आउटपुट में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जब चाहे आप आउटपुट की सूरत में आप इन्फॉर्मेशन आप ले सकते। तो इसकी डायग्राम में सेम ऐसी ही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स की मैं बात करूँ तो इसके तो बेशुमार एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर्स के। आपके इवन कंप्यूटर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हर चीज़ के साथ इमर्ज हो रही है, तो दैट्स वाई मोबाइल का नाम भी मुझे बार बार लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर इस हवाले से मैं बात करूँ कि कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर हाई स्पीड होता है, नो डाउट। इंसान एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। क्योंकि इसकी वजह ये है कि इंसान इतना क्विक वर्क नहीं कर पाता, ना उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती कैलकुलेशन। अगर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करने को दूं तो आप में से मुश्किल से कोई इंसान है जो कि कोई नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में या पिको सेकेंड्स में वो कैलकुलेट करके दे। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसकी जो इसकी एडवांटेजेस, इसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है इसकी। सेकेंड वन इज इसकी कैलकुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की जो कैलकुलेशंस है वो बहुत जल्द ही करके दे देता है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस फ्यू सेकंड्स में करके दे देता है आपको, जो कि इंसान को करना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। द सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो कंप्यूटर है बहुत एक्यूरेट है। यानी इंसान जो बात करता है वो तकरीबन भी बात करता है कि मैं ये काम करूंगा तकरीबन 100%। वो 100% परफेक्टली नहीं कर पाता। अगर मैं एक काम में किसी एक शख्स को करने को दूं और फिर उससे कहूं कि यही काम आप 5 दफा मुझे करके दिखाओ, तो जो 5 दफा करेगा तो यकीनन आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो पहली दफा उसने काम किया उससे डिसिमिलर होगा। 100% नहीं तो 90%, 80% वो उससे उसकी सिमिलैरिटी नहीं होगी। इवन मैं आपको एक पैराग्राफ लिखने को देता हूँ और आपको 25 दफा लिखने को देता हूँ, तो यकीनन आप 25 दफा जो आप लिखेंगे उसमें से हर एक की कुछ ना कुछ राइटिंग में डिफरेंस आएगा। लेकिन कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। वो एक ही काम को कई दफा करता है और एक ही पैटर्न पे करता है। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई मशीन अगर कोई कोई अगर कोई प्रोडक्शन देती है, तो किसी मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी की कोई प्रोडक्शन, कोई गारमेंट्स की कोई प्रोडक्शन देती है, तो अगर आपने जो चीज़ उसमें फीड किया होता है मशीन के अंदर, उसी तरीके से, उसी पैटर्न से अगर एम्ब्रॉयडरी अगर आप कर रहे हैं किसी किसी गारमेंट्स में एम्ब्रॉयडरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक ही पैटर्न पे वो एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल वही पैटर्न पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर इनपुट पे आप जरा सी कोई 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 आप मिस्टेक करेंगे, आप कोई इसको करेक्ट नहीं रखेंगे, तो उस सूरत में आपको आउटपुट भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। अब इस हवाले से कंप्यूटर नो डाउट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट होता है, बशर्ते कि उसके इनपुट पे एक्यूरेसी दी जाए। अब इसके अलावा स्टोरेज के हवाले से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट इसके अंदर कहीं स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, और जितना भी स्टोर करना चाहे, जितना उसका अमाउंट है। मिसाल के तरह एग्जांपल, आजकल तो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि 2 GB की हार्ड डिस्क हो गई, 4 GB, 64 GB। आजकल तो टेराबाइट की अब लोग बात करते हैं, 1 TB की हार्ड डिस्क हो गई। उस हार्ड डिस्क में बेसिकली वो डाटा स्टोर करते हैं आप,
कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, जिसमें आप इमेजेस को आप स्टोर कर सकते हैं, वीडियोस को कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, ऑडियो को इवन आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी है कि आप चीज़ों को उसमें स्टोर करना चाहें, जितना करना चाहें, जितनी इसकी स्टोरेज है, आप एज पर स्टोरेज आप उसकी स्टोर कर सकते हैं और इसकी स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं आप। तो अगर इंसानों के हवाले से अगर हम बात करें तो इंसान में भी नो डाउट स्टोरेज ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी स्टोरेज नहीं होती कि वो हर वक्त हर चीज़ को तो याद रखता है, लेकिन वो भूल भी जाता है, उस स्टोरेज में से उसकी चीज़ निकल भी जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना रिलायबल है आपकी मशीन, यानी कितना आपकी मशीन अगर मिसाल के तौर पे अगर कितने अच्छे तरीके से आपकी मशीन परफॉर्म कर सकती है, आपके लिए रिलायबल है, और इसके कंपोनेंट कितने अरसे तक चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मशीन को आप इसकी मेंटेनेंस को सही तरीके से रखें, उसकी मेंटेनेंस मेंटेन करते रहे टाइम बाय टाइम, तो आप फील करेंगे कि आपकी जितनी भी आप काम करते हैं उसकी आप परफॉर्मेंस को आप काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं, और उसके बाद वो काफ़ी हद तक रिलायबल होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसकी बस मेंटेनेंस का ख्याल रखें आप, तो नो डाउट वो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसका लास्ट में अभी हमारे लेक्चर के लास्ट में हम इसके डिसएडवांटेज, वैसे एडवांटेज अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, इनमें से कुछ एडवांटेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत सारे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसके अलावा डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ये यूजर की इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर को जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। अगर वो खुद से परफॉर्म करना शुरू कर दे तो आप इस बात को जानते हैं कि आप फिर ये कहते हैं कि नॉर्मली ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया आपकी मशीन, यानी आपकी मशीन खराब हो चुकी है। तो डिपेंडेंसी होना इसका बेहतर है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज में इसलिए कि ये ह्यूमन के पूरा डिपेंडेंट होता है कि ह्यूमन क्या कहता है क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो नो डाउट इसके डिसएडवांटेज में आता है कि इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये नो फीलिंग्स पे काम करता है। ये जैसा इंसान है, हंस सकता है, रोता है, तो उसके अंदर फीलिंग्स होते हैं, जज्बात होते हैं। मशीन के अंदर कोई जज्बात नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन आजकल इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है कि इसको फुल ऑफ फीलिंग्स बनाया जाए। तो सेंटिमेंट एनालिसिस पे खेला जा रहा है आजकल, लेकिन इस पे भी अभी टाइम है, लेकिन अभी अब तक मशीन में कोई फीलिंग्स नहीं है। और ना ही इस पे कोई इमोशंस होते हैं, कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं जिस तरह ह्यूमन में इमोशंस होते हैं कि अगर उसको कोई मिसाल के तौर पर सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, या कोई इस तरह की चीज़ है, आप मशीन बताता तो बिल्कुल है, लेकिन वो बेसिकली जो बताता है उसके अंदर प्रोग्राम्ड होती सारी इंस्ट्रक्शंस, तो जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ उस चीज़ को वो लेके चलता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा पहला पॉइंट था, हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का हमारा पहला पॉइंट था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री मुझसे आप आस्क कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।